डेथ होगी पार्टनर की, तो उसको क्या क्या ड्यू होगा, क्या क्या हमें देना होगा। एक तो उसका जो भी कैपिटल का अमाउंट है, जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ था, वो देंगे। उसके साथ साथ एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर भी हम अपनी एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रीअसेस करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, जिसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बोले आप बनाओगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के गेन में या लॉस में उसका जो भी शेयर होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा कैपिटल को, और वो हम उसे दे देंगे, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। जो कैपिटल के साथ साथ जो भी उस समय पे गुडविल वैल्यूएशन होगी एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, तो उसे गुडविल में से भी शेयर मिलेगा। और एक उसे मिलेगा शेयर इन द प्रॉफिट्स, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर। अगर सपोज कीजिए कि कोई भी एक पार्टनर है, अकाउंटिंग ईयर जब फिनिश हुआ था तो उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसमें उसने 5 मंथ्स या 4 मंथ्स वर्क किया है, तो उसमें भी तो अभी पूरा कंप्लीट ईयर नहीं हुआ हमारा। कंप्लीट ईयर होता है तभी हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेज होते हैं वो पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं। लेकिन अगर मिड में ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जितने मंथ्स तक उसने वर्क किया है उसका भी प्रॉफिट हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं किसी ना किसी बेस पर। अब वो बेस क्या हो सकते हैं कि सपोज लास्ट ईयर का जितना प्रॉफिट अर्न हुआ था उसके बेस पर भी हो सकता है, या फिर लास्ट ईयर के जो सेल्स हुई थी, जो उसका जीपी रेशो था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, या जो भी हमें बेसिस दिया होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम करंट ईयर के प्रॉफिट्स फर्म ने कितने अर्न किए वो पहले कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसमें से डिसीज्ड पार्टनर का जितना भी शेयर होगा वो उसे हम यहाँ पर दे देंगे। इसके अलावा भी बेटा कई चीजें और भी हो सकती हैं। सपोज उसने पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ था फर्म को, तो उसका जो लोन है पार्टनर्स लोन, वो भी हम यहाँ पर उसको दे देंगे, क्योंकि अब तो उसकी डेथ हो गई और हमें ये वापस करना है। और उसके बाद यदि ये भी हो सकता है कि कैपिटल पर या लोन पर कोई इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है तो उसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये सारे वो अमाउंट्स हैं जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर हम पहले उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जितना भी उसका ड्यू बनता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब कैलकुलेट देखिए किस तरीके से करेंगे कि अगर आपको प्रॉफिट्स का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब चीजों को करना है। देखिए दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ये हमने डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया। उसमें क्रेडिट में हमें जो अमाउंट देने हैं, जो भी उसका ड्यू बनता है वो सारे आ जाएंगे, और जिनसे उनकी कैपिटल कम होती है या हमें उस पार्टनर से जितना भी लेना था वो सारा हमारी डेबिट हो जाएंगे। देखो उसकी कैपिटल का बैलेंस, अगर कोई करंट अकाउंट्स हैं, अगर सपोज आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी होंगे, और करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होंगे तो क्रेडिट में आ जाएंगे, और डेबिट बैलेंस होंगे तो डेबिट में आ जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। उसके बाद पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया हुआ था तो उसे भी हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें उसे वापस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इट इज द अमाउंट विच इज ऑफ द प्रॉफिट या लॉस ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ द डेथ। जिस भी टाइम तक उन्होंने काम किया था, 2 महीने 3 महीने, जब भी डेथ हुई है तो उसके लिए। अब देखो हम यहाँ पर अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। उसकी जब मिड में ही डेथ हो गई है तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब कि एक एस्टिमेशन लगाते हैं, और उसमें से उसका जो शेयर होता है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर हम बाय P&L अकाउंट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और बाद में इस सस्पेंस अकाउंट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अभी हम जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर उसमें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या, वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो जितना भी हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके डिसीज पार्टनर को पे करते हैं वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी हमारा जो यहाँ पर मेन कंसर्न है वो है कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो और उसमें ये देख रहे हो कि कितना अमाउंट उसे ड्यू है, मतलब कि कितना अमाउंट हमें उसे देना है। तो यहाँ पर उसके जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बताया था कि एट द टाइम ऑफ डेथ आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यूट करोगे, और उसका जो भी गेन आएगा तो उसे क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो उसकी कैपिटल अकाउंट में मिलना है। कैपिटल अकाउंट बढ़ाएगा वो हमने यहाँ पर
क्रेडिट कर दिया, और इवन अगर लॉस होगा तो उसे हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर किया था उसकी यहाँ पर आ गया एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में। अगर सपोज हमारी बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड गेन्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, तो उनको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर उस पार्टनर का जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस, या कोई और भी रिजर्व हो सकता है, लाइक एक्स्ट्रा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी अगर होते हैं तो हम उसे वहां पर उसमें से उसे शेयर दे देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सपोज उसने 4 मंथ्स काम किया था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग लास्ट अकाउंटिंग ईयर, करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसने 4 मंथ्स वर्क किया है, तो 4 मंथ का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, यहाँ पर वो भी क्रेडिट होगा। उसका कोई सैलरी या कमीशन मिलना है तो वो भी। तो ये सारी वो चीजें हैं जितने भी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, उसको जो भी अमाउंट्स मिलने हैं वो सब क्रेडिट हो जाएंगे। और डेबिट हम उन चीजों को करेंगे जो हमें उससे लेनी है, मतलब जो उसके कैपिटल अकाउंट्स में से एडजस्ट करके कैपिटल अकाउंट को कम करना है। तो यहाँ पर हमने किया था करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो वो डेबिट हो जाएगा। देखो अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ था तो दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि उसे वापस मिलना है, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टनर ने लोन लिया हुआ था, तो लोन टू पार्टनर, हम फर्म ने उस पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ था, दैट इज ए लाइबिलिटी फॉर द पार्टनर एंड दैट पार्टनर, दैट डिसीज पार्टनर हैज टू पे ऑफ दिस। तो उसको जब हमने जो भी हमने उससे लोन लिया था फर्म ने, तो उसको बढ़ा दिया कि वही हमें उसे वापस करना है। लेकिन जब डेथ हो गई है तो उसने जो लोन लिया हुआ था तो उसके जितने भी ड्यूज होंगे उसमें से हम इस लोन को एडजस्ट कर लेंगे। लोन टू पार्टनर, अगर उस पार्टनर ने कोई लोन लिया हुआ था तो उसके बैलेंस में से इसे डेबिट करके कम कर दिया जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस में शेयर, देखो प्रॉफिट्स में शेयर हमने दे दिया और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में जो शेयर होगा उसे हम डेबिट कर देंगे और उससे उसकी कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, क्योंकि ये हमें उससे लेना है। इसी तरीके से अगर कोई ड्राइंग्स अकाउंट है, पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स ली हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन ही वाज वर्किंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कोई उसे देना है तो वो भी हम कम कर देंगे। P&L सस्पेंस अकाउंट, देखो अगर हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट या जो भी हमने एस्टिमेशन लगाया है उसके बेस पर अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो हम उन्हें दे देते हैं, और अगर यहाँ पर उसका कोई लॉस होगा तो वो यहाँ पर क्रेडिट। जो ये गुडविल का है, ये गुडविल का अभी आप छोड़ दीजिए, अभी 2 मिनट में मैं इसे ना गुडविल वाले पॉइंट को अलग से इसको डिस्कस करते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी पोर्शन, जो भी उसका बैलेंस आएगा, देखो जब हम जनरली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं क्लोजिंग में टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ द पार्टनर, बट अब पार्टनर तो है नहीं है, तो हम ये उसका जितना भी बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अकाउंट में यहाँ पर उसे ट्रांसफर कर देंगे कि दिट इज द अमाउंट पेएबल टू द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट। तो ये यहाँ पर उसका टोटल ड्यू राम, मोहन एंड जोशी, दे आर 3 पार्टनर्स, एंड जोशी की डेथ हो जाती है ऑन द 28th February। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of the death was to be calculated। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है इसको पहले पढ़िए। वो कह रहे हैं कि देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो फिनिश हो रहा है वो यहाँ पर कुछ कहा हुआ है, एंड ऑफ द 31st March, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March, मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31st March तक चलता है, ये एंड होता है 31st March तक। उसकी डेथ हुई है कब? 28th February को। तो मीन्स इन द ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो प्रेजेंट है उसमें उन्होंने कितने दिन काम किया है? पूरा लेकर अप्रैल से लेकर फरवरी तक वर्क हुआ है। तो मीन्स उन्होंने 11 मंथ्स तक उस काम को किया है कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अप टू द डेट ऑफ दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड, हमें उसका अब पूरा कंप्लीट ईयर हुआ नहीं है, मार्च में होगा, जबकि डेथ कब हो गई है?
28 फरवरी को ही हो गई है, उस समय उनके प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम क्रिएट करके उनका पोर्शन जिसकी पर्सन की डेथ हुई है उसको दे देंगे। लेकिन वो प्रॉफिट अब हमारा जब तक पूरी फाइनल स्टेटमेंट्स नहीं बनती तो हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने हमें एक बेसिस दिया है कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। वो कह रहे हैं कि his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of the death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years before death। उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 2019 में, तो उसके पीछे के जो 3 साल हैं प्रीवियस ईयर्स दे आर 16, 17 एंड 18। तो उनकी हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 80, 90, 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। ठीक है, अब जो करंट ईयर का मींस जिस ईयर में डेथ हुई है उस वाले ईयर का वो कह रहे हैं एस्टिमेशन आपको कैसे निकालना है कि लास्ट 3 ईयर्स का आप एवरेज कर लीजिए। तो ये एवरेज आपका हो जाएगा 2,70,000 टोटल और डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कितने हुए 90,000। अब ये 90,000 हमारा है पूरे 12 मंथ्स का प्रॉफिट, और जबकि हमारे करंट ईयर जिसमें डेथ हुई है वो उसमें वर्क हुआ है केवल 11 मंथ्स। तो उसके बेस पर हम इसका निकालेंगे कि इस मंथ का प्रॉफिट जब लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर्स हैं उनमें जो प्रॉफिट है एवरेज वो हमारा अब तक हमारा ये एक ट्रेंड है एक कि हम एवरेज 90,000 रुपीज अर्न करते हैं एक ईयर में। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो करंट ईयर है जिसमें पर्सन की डेथ हुई है उस ईयर में भी हम कितने अर्न करेंगे 90,000। लेकिन ये है पूरे 12 मंथ्स का पूरे साल का प्रॉफिट, और हमारा वर्क हुआ है अप टू द डेट ऑफ डेथ ओनली 11 मंथ्स। तो आप इसमें 11 मंथ का आप क्या करेंगे पहले प्रॉफिट्स निकालेंगे कि इस ईयर में फर्म को कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। ये आ जाएगा हमारा करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 82,500। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी ये नहीं बताया हुआ है कि उनका शेयर कितना है, क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका उतना ही शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उनका शेयर हमें कुछ नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि उनका शेयर क्या होगा इक्वल। तो अब इसमें से जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर था 1/3 27,500। एस्टिमेशन तो ये कंप्लीट निकाल लिया कि जिस पर्सन की डेथ हो रही है उसका अमाउंट जो बनता है फॉर द प्रॉफिट दैट इज 27,500। कैलकुलेट द जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ। तो इतना पोर्शन हमने कर लिया, हमने उस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। अब उसके लिए हमें एंट्री पास करनी है फॉर द सेम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि सपोज पहले भी उनका 1:1 था और अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका भी 1:1 रहेगा। तो इस केस में आप कैसे एंट्री करोगे बेटा कि जो ये वाला शेयर है उनका प्रॉफिट का उसे हम दे देंगे, और प्रॉफिट का शेयर देने के लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको देना है हमें ये जिस पार्टनर की डेथ हुई है टू जोशीज पार्टनर जोशीज कैपिटल अकाउंट 27,500। यस बेटा यहाँ तक का बताइए अभी कि ये चीज क्लियर हुई कि हमने खोला जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन दे रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उसको हमने कहाँ पर किसको दे दिया जोशी को दे दिया, उसको डेथ हो रही है उसकी कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया। अब एक तो ये एंट्री हो गई। अगर दूसरा केस है कि देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशो इज 3:2। अगर इस तरीके से हो कि उनका रेशो चेंज हो रहा है तो उसके केस में हम क्या एंट्री करेंगे कि वो अब उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे कि सी की मतलब जोशी की डेथ होने से उन्हें कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने गेनिंग रेशो निकाला और जो न्यू रेशो हमें दिया हुआ है 3:2, तो न्यू रेशो हो जाएगा उनका राम और मनोहर का, ये राम का है ये मनोहर का 3/5 और इनका न्यू रेशो है 2/5। पहले इनको मिलता था 1/3 और पहले इनको भी मिलता था 1/3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए, ये हो जाएगा 15 15
ये गेन कर रहे हैं 4/15। और ये गेन कर रहे हैं 1/15। तो मतलब इनका आपस में गेनिंग जो रेशो है दैट इज 4:1, इतना ये गेन कर रहे हैं। तो इस केस में जब उनका प्रॉफिट रेशो चेंज होगा, उसके केस में देखो जोशी को तो मिलने हैं 27,500, लेकिन अब कौन कौन देगा उनको, राम और मनोहर, उनसे लेंगे हम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। जोशी को मिल गए 27,500, और ये जो अमाउंट मिलेगा इनको वो कौन कौन देंगे, राम और मनोहर, इन देयर गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो इज 4:1। तो आप इस अमाउंट को 4:1 में डिवाइड करोगे और उसे यहाँ पर कर दोगे। अब बेटा देखिए इसके पीछे हम ये दो तरीके से कि उनका प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है या उनका प्रॉफिट रेशो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने अलग अलग तरीके से एंट्री की है प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट का शेयर हमने रिटायरिंग डिसीज पार्टनर को दिया है उसको अलग अलग से एंटर किया है। तो ऐसा क्यों किया है, बात बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन उसका इफेक्ट अलग तरीके से पड़ेगा। पहले केस में हमने किया P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशी। ये क्रेडिट वाला पोर्शन तो ठीक है क्योंकि जोशी को मिलना है, यहाँ भी उसको मिला और यहाँ भी उसको क्रेडिट हो गया, उसको अपना जो पार्ट है 27,500 फ्रॉम द प्रॉफिट्स वो यहाँ पर मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पर हमने सीधे गेनिंग रेशो में उनको जो भी गेन कर रहे थे उनमें डिवाइड कर दिया। देखो होता इसका इफेक्ट तो यही पड़ेगा कि जो उन्हें प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है वो गेनिंग रेशो में ये अपना इसको ये शेयर करेंगे। तो कौन कौन से पार्टनर्स, जो अभी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। जब हम इसको P&L अप्रोप्रिएट, यहाँ पर P&L जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें यहाँ पर हमने डेबिट करते हैं, तो अल्टीमेटली ये वाला जो अकाउंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाद में जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसी में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो और उसका जो P&L अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आता है वो फिर पार्टनर्स में ही डिवाइड हो जाता है। तो जाएगा ये भी वहीं पर ही, लेकिन तरीका अलग है। अभी अगर उनका, ये आप ध्यान रखिए कि अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहे हैं तो आप करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर हो रहे हैं तो पहले आप गेनिंग रेशो निकालो और गेनिंग रेशो में आप उनके पार्टनर्स को, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, और टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो डिसीज पार्टनर है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। यस, आगे देखिए यहाँ पर पार्टनर्स हमें A, B और C गिवन है और उनका रेशो गिवन है 3:1। B डाइड, B की डेथ हो रहे थे ऑन द 30th जून 2019। बेटा टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो भी हमें प्रॉफिट का शेयर निकालना है वो उतने ही मंथ के लिए निकालना होगा जितने मंथ्स में उसने डिसीज पार्टनर ने काम किया है। प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून, मतलब उनका जो अकाउंटिंग ईयर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है और डेथ हो रही है इस डेट को। मींस जो डिसीज पार्टनर है उसने वर्क कितने महीने किया है, 3 मंथ्स उसने काम किया है। जो प्रॉफिट हमने एस्टिमेट ही करके दे रखा है उन्होंने 90,000 कि हमने इन 3 मंथ्स में जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने दैट इज 90,000। A and C decides to share profit equally in the ratio 3:2। A और C का हमें न्यू रेशो गिवन है 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री, तो जो अभी अभी हमने जो सेकंड केस किया है कि जब आपको न्यू शेयरिंग रेशो डिफरेंट हो जाती है, वो पहले के जैसे नहीं रहती, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालिए। गेनिंग रेशो में A और C है हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब उनका न्यू रेशो है 3/5 एंड 2/5। ओल्ड रेशो इज 3/6 एंड 1/6। ये गेन कर रहे हैं 3/30 एंड इट इज 7/30। तो उनका गेनिंग रेशो हो गया
3:7। तो बी को तो मिलेगा क्योंकि उसकी डेथ हो रही है, और उसको 90,000 में से कितना मिलेगा बेटा? देखो हमने माना है कि इन 3 महीने में फर्म ने 90,000 अर्न किए, तो उसमें से बी का शेयर कितना हो गया? 2/6, ये 15,000 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मीन्स उसको कितने रुपीज मिलेंगे अपने प्रॉफिट के शेयर के? 30,000। ये कौन कौन देंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी की डेथ हो रही है तो बीज कैपिटल अकाउंट। बी को मिल गए अपने 30,000, वो देंगे ए और सी इन द 3:7 में आप इन्हें डिवाइड कर दोगे। देखिए 10, 3, 3, 3 9, 9,000 एंड 3 7 21,000। यस बेटा, ये वो जो सेकंड केस अभी अभी हमने किया उस तरीके से। अगर यहाँ पे ये कहते कि ये वाली लाइन नहीं दी होती कि दे शेयर प्रॉफिट, जो उनका रेशो है दैट इज रिमेन सेम एज द प्रीवियस, तो अगर वो पहले के जैसा रहता है तो हम क्या एंट्री करते? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होता तो हम करते प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी को जो अपना शेयर मिलना था 30,000 वो मिल जाता, और सस्पेंस अकाउंट में हम डालकर अभी छोड़ देते। यस बेटा, हो गया है क्लियर? यस क्लियर है बेटा? मैम तो इसमें 3 मंथ्स तो कहीं काम ही नहीं आया। 3 मंथ्स आया तो ये यहाँ पर हमें डेट तो दी हुई है, लेकिन ए एंड यहाँ पर देखो इस वाली लाइन को पढ़ो कि प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है ना, हाँ नहीं आया ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 30 जून, ये हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 90,000, ये हमें दिया ही 3 मंथ्स का है। अगर ये यहाँ पर हमें ये कहते कि यू हैव टू कैलकुलेट द 3 मंथ्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आर 90,000, तो हम ये देखते हैं कि 90,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट होता है, तो 3 महीने में कितना अर्न किया। हाँ, ये 3 मंथ्स इस वाले क्वेश्चन में नहीं आया, बिकॉज हमें ये जो प्रॉफिट गिवन है वो दिया ही 3 मंथ्स का है, तो अब उसे हमें कम करना ही नहीं है, उसमें से उसका पार्टनर का शेयर हमने निकाल। यस, अगला है एबीसी पार्टनर्स, उनका रेशियो 2:1, बी की डेथ हो रही है ऑन द 30th जून 19, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अब 31 मार्च को आपने क्लोज किया था, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, उसने अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स तक काम किया है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब लास्ट ईयर की जो सेल थी ना दैट वाज 3 लाख रुपीज, एंड सेल ऑफ 1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम द 1 अप्रैल 19 टू 30th जून। जो हमारा अब करंट ईयर आ गया, करंट ईयर में हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया काम करना, और 30th जून तक जो काम किया, मतलब जिस डेट को उसकी डेथ हुई, तो ये तो लास्ट ईयर की सेल है, और हमारी जो अब करंट ईयर की जो सेल है वो करंट ईयर की सेल अब तक हुई है 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था दैट वाज 30,000, लास्ट ईयर की सेल थी 3 लाख, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था दैट वाज 30,000, ये तो लास्ट ईयर के दिए हुए हैं। और जो करंट ईयर में, जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई है बी की, उसमें जो 3 महीने तक उसने काम किया है, उन 3 महीनों की सेल जो अब तक हुई है हमारी दैट इज 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो बेटा जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो ना हमें कि हमें लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, तो मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स जीपी रेशो। लास्ट ईयर में जिस परसेंटेज से हमने प्रॉफिट अर्न किया था उसी रेट से हम करंट ईयर का निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो जीपी रेशो, अभी हम रेशो वाला चैप्टर भी करेंगे, जीपी रेशो होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। आप इस पर रेट देखो तो प्रॉफिट है हमारा 30,000, और वो 30,000 हमने अर्न किया है 3 लाख की सेल पर, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मीन्स हम 10% अर्न करते हैं। प्रॉफिट का जो रेशो रहता है
फर्म का वो 10% रहता है। अब इस साल में हमने जो सेल की है वो की है 1 लाख, तो 1 लाख पर भी हमने 10% अर्न किया होगा। मीन्स इन 3 मंथ्स का जो हमारा प्रॉफिट हो गया वो हो गया 10% ऑफ द 1 लाख इक्वल टू 10,000। इन 3 महीने में हमने कितना अर्न किया? 10,000। अब इसका शेयर देखिए कितना है, 2/5, 2/5 एंड 1/5। बी की जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर इसमें से रहता है 2/5, तो ये हो गया 4,000। मतलब प्रॉफिट के नाम पर उनको कितने अमाउंट मिलना है? 4,000 रुपीज। अब यहाँ पर एंट्री देखिए, कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो एंट्री हमें करनी भी नहीं है, हमें बस इतना करना है, कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर। तो शेयर हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कुछ दे नहीं रखी। अगर आपको एंट्री कराते हैं तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000, उसे 4,000 रुपीज हम दे देंगे। ठीक है बेटा, तो 2 तरीके हो गए ना। एक तो हुआ लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पर भी हमें वो करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं, और दूसरा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट का रेशो था, सेल्स पर प्रॉफिट का जो रेशो था उसके बेस पर भी वो कह सकते हैं कि प्रॉफिट आप इस तरीके से कैलकुलेट करो। तो हमने पहले 3 मंथ का कैलकुलेट कर लिया जिस डेट तक उसने काम किया है, और उसके बाद उसमें से डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल लिया। अगला है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैम मैम एक बार ये रिपीट कर दो कि इसमें प्रॉफिट कैसे निकाला। ठीक है बेटा, देखो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर 3 पार्टनर्स ABC, उनका रेशो दिया हुआ है। ठीक, आगे वो डी की डेथ हुई है ऑन द 30th जून और हमारा क्लोज होता है 31st मार्च। तो हमने 2019 में मार्च तक काम किया, तब तक ठीक था सब। फिर अप्रैल भी काम किया, मई भी, और फिर जब जून आया तो जून में उस पार्टनर की डेथ हो गई, तो 3 महीने तक उसने काम किया है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, मतलब लास्ट ईयर की सेल थी हमारी 3 लाख रुपए। ठीक है बेटा, लास्ट ईयर की सेल एंड सेल ऑफ रुपीज 1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम द 1st अप्रैल टू 30th जून। करंट ईयर में जो उसने काम किया है 3 महीने, उन 3 महीनों की जो सेल है दैट इज रुपीज 1 लाख, उन 3 महीनों में सेल हुई है 1 लाख रुपीज। आगे देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, मतलब लास्ट वाले ईयर में हमने अर्न किए थे 30,000 रुपीज। सेल हमारी हुई थी 3 लाख और प्रॉफिट्स हुए हैं 30,000। ठीक है, तो और इस साल की सेल दे रखी है, जो 3 महीने तक उनकी सेल हुई है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेशो कि प्रॉफिट और सेल का उनका रेशो क्या रहता है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट हमने रेशो निकाली, प्रॉफिट निकालने के लिए रेशो निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट था 30,000 अपॉन सेल्स हमारी कितनी है 3 लाख, तो मीन्स हम जनरली 10% अर्न करते हैं, लास्ट ईयर के हिसाब से देख लिया हमने। तो उसी हिसाब से अब करंट ईयर में जब हमारी 1 लाख की सेल हुई है, तो वी कैन से दैट ऑन दिस 1 लाख रुपीज वी हैव अर्न 10% प्रॉफिट, और 1 लाख का 10% कितना हो जाता है 10,000। तो हमने टोटल जो अर्न किया है इन 3 महीने में दैट इज 10,000 रुपीज। जब 10,000 पूरी फर्म ने अर्न किया है, तो उसमें से जो डिसीज पार्टनर है बी, उसका कितना शेयर रहेगा 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 रुपीज। यस बेटा, डेथ ऑफ द पार्टनर। तो उस गेन के बदले जो उनको अमाउंट, गुडविल का जो पहले अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे, उसमें से उस पार्टनर का शेयर करोगे, जो पार्टनर डिसीज हुआ है उसको हमने गुडविल का अमाउंट उसका वापस करना है, और वापस कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। किस रेशो में करेंगे? अपने गेनिंग रेशो में करेंगे। क्लियर? ठीक, PRS ये पार्टनर्स दिए हुए हैं and their sharing ratio is 4:3:1. It is provided in the partnership deed that on the death of the any partner, deceased partner's share of goodwill will be valued. कि आप उसे कैसे वैल्यूएशन करोगे? Will be valued at half of the profits credited to his account during the previous 4 years.
मीन्स कि जिस पार्टनर को उसकी गुडविल जो मिलनी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, पिछले 4 इयर्स में जितना भी प्रॉफिट उसको दिया गया है, क्लियर बेटा, पिछले 4 सालों में जितने भी प्रॉफिट्स उसको दिए गए हैं उसका हाफ कर दो, तो दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल ऑफ दैट पार्टनर। अब उसकी डेथ देखो कौन सी है, आर डाइड, आर की डेथ हो रही है ऑन द 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को। द फर्म प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द लास्ट years ended 31st मार्च। अब 31st मार्च को ही हम अपना ईयर क्लोज करते हैं, और पिछले 4 सालों के मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ भी काम नहीं किया है, ठीक है, देख रहे हो आप, 31st मार्च को ही हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, और जो डेथ की डेट दी हुई है दैट इज 1 अप्रैल, नेक्स्ट डे पे ही उसकी डेथ हुई है। तो उसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट, 4 इयर्स के जो प्रॉफिट्स थे फर्म के, दैट वाज 1,20,000, 60,000, फिर थर्ड ईयर में लॉस हो गया 20,000 का, और 2019 में 80,000 का प्रॉफिट था। तो दीज वर द गेन्स, दीज वर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म। तो टोटल पहले आप निकालिए कि उस फर्म ने टोटल 4 सालों में कितना अर्न किया। तो 120, 160, 180, 180 प्लस 80 260, और 260 माइनस 20, तो टोटल जो अर्न हुआ था दैट वाज 2,40,000। आर की डेथ हुई है, इसका शेयर कितना है बेटा, 3/8, 1/8। तो टोटल उसका जो शेयर था इस 2,40,000 में से आर ने कितना गेट किया, ये यहाँ पर उसका शेयर है 3/8, तो उसने किए 8 एंड 90,000 रुपीज उसने पिछले 4 सालों में अपने प्रॉफिट के नाम पे यहाँ पर ये मिले हैं। हमें जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो हमें दिया हुआ है कि जितना 4 सालों में उसने प्रॉफिट लिया है ना उसका हाफ इज द गुडविल। देखो ये वाली लाइन पढ़िए, गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स credited to his account during the previous 4 complete years। तो पिछले 4 complete years में उसको प्रॉफिट के मिले हैं 90,000, उसका जो हाफ होगा दैट विल बी द गुडविल। तो 4 इसका हम हाफ करेंगे, जो 90,000 उसने लिया है, गुडविल विल बी 45,000। मीन्स आर को एट द टाइम ऑफ डेथ जो गुडविल का अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 45,000। क्लियर। आगे वो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द आर एज द शेयर ऑफ गुडविल। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना अमाउंट होगा बेटा, 45,000। अब दूसरा है कि पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल assuming that profit sharing ratio between the P and S in the future will be 3:2। अब इनका P और S का जो रेशो रहेगा अगला वो रहेगा 3:2, 3/5 एंड 2/5। अब यहाँ पर हमें गुडविल का अमाउंट उसे कितना देना है, 45,000। तो एंट्री तो हमारी वही बनेगी कि P और ये वाला जो अमाउंट है 45,000 ये उसे कौन पे करेगा, उसे पे करेंगे P और S। तो P का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, S का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और ये किसको देंगे, R को। तो R के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर उसको मिलना है 45,000, किस रेशो में मिलना है, गेनिंग रेशो में मिलना है। तो P का निकालिए और यहाँ पर S का निकालेंगे। P का है 3/5 न्यू रेशो एंड S का 2/5। पुराना रेशो था 4/8, इनका रेशो आ गया 4:11। जो उनका आपस में गेनिंग रेशो आया 4:11, और यही वाला जो पोर्शन है वो 45,000 में से, तो ये पोर्शन इनका हमने डिवाइड कर दिया, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। दूसरा केस है हमारा यहाँ पर कि वो कह रहे हैं अगर गुडविल अकाउंट इज ओपन, अगर आपको ये जो पे करना है ना ये गुडविल अकाउंट ओपन करके करोगे तो कैसे करोगे, तो उसके केस में हम एंट्री करेंगे। अब जो दूसरा केस है, अगर आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो हम उसे ओपन करते हैं सारे पार्टनर से और उसे क्लोज करेंगे। गुडविल अकाउंट हम ऐसे रेज करके नहीं छोड़ सकते, उसको हमें क्लोज करना होगा वो न्यू रेशो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू P, टू R एंड टू S।
अब यहाँ पर हमें फुल वैल्यू से यहाँ पर रेज करनी होती है। जो 45,000 है दैट इज द पोर्शन ऑफ ओनली बी, मतलब ये आर का पोर्शन है 3/8। अगर हमें कंप्लीट, जब 3/8 के लिए उनका शेयर कितना है 45, तो कंप्लीट गुडविल निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, 45 का 8/3 कर दोगे। तो 8/3 करके पहले हम टोटल गुडविल निकालेंगे, वो हो जाएगी 15,000 और ये 1,20,000। तो गुडविल अकाउंट को हमने रेज किया 1,20,000 और उसको जो ओल्ड रेशो था 431 उसमें हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, पहले आप ओपन करोगे गुडविल अकाउंट और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसको आप क्लोज कर दो। क्लोज करोगे 1,20,000 और वो भी किस रेशो में, न्यू रेशो में। न्यू रेशो इज 3:2, तो 3:2 में आप इसे बांटिए, ये हो जाएगा 5 and 248। केस बेटा, ये 3 इस तरीके से एंट्री होंगी। ये हमारा फर्स्ट केस है और ये वाले जो केस हैं दोनों, ये वाले एंट्रीज होंगी वो सेकंड वाले केस में होंगी। फर्स्ट केस में हमें सिर्फ ये कहा था कि गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, आपको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, मींस यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द डिसीज पार्टनर ओनली विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो वी हैव टू एडजस्ट इन द कैपिटल अकाउंट्स ओनली। तो उसमें जो रिसीव कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया और जो पे कर रहा है उसके गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। जो जिसको मिल रही है 45,000 वो देंगे अपने गेनिंग रेशो में। तो पी और एस गेन कर रहे थे 4:11 में और वो उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड करके उसको दे दी। सेकंड वाले केस में हमें बोला है कि गुडविल अकाउंट इज ओपन, आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो अब यहाँ पर ये नहीं कहा ना कि फ्रॉम द ओनली पोर्शन ऑफ द डिसीज पार्टनर, तो हमें कंप्लीट गुडविल से ये इसको ओपन करना पड़ेगा। तो कंप्लीट गुडविल निकालोगे, ये जो 45 थी इट वाज द पोर्शन ऑफ ओनली डिसीज पार्टनर, तो उस डिसीज पार्टनर के पोर्शन के बेसिस पर हमने कंप्लीट फर्म की गुडविल निकाली पहले 1,20,000 और उसको गुडविल अकाउंट को डेबिट करके ओपन कर लिया इन द ओल्ड रेशो ऑल पार्टनर्स में। फिर उसे क्लोज करेंगे तो हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसका अल्टीमेटली सीता, रीता एंड गीता आर द पार्टनर्स and their profit sharing ratio is 4, 3 and 1. As per the terms of partnership deed, that and in the case of death of any partner, goodwill was to be valued. ये goodwill हमें valued करनी है at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the last 3 complete years before her death. He means जो भी अब तक जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट लिया था उसका पार्टनर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीट ईयर बिफोर हर डेथ और उसका हाफ कर दीजिए, तो दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सीता डाइड ऑन द 28 फरवरी 2012, 28 फरवरी 2012 को डेथ हुई है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years आर, अब बेटा देखो यहाँ पर एक चीज को आप देखिए 2007, 2008, 2009 अगर हमें इस तरीके से दिए होते हैं ना, इट मींस कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है जो वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और उसको कंप्लीट कब कर रहे हैं हम 31 दिसंबर में, तो ये एक कंप्लीट ईयर हो गया। अदरवाइज यहाँ पर क्या लिखा होता, अगर हम अप्रैल में शुरू करके मार्च में कंप्लीट करते हैं ना तो वहां पर होता 2007, 2008 एंड 2009। अब केवल आपको 2007 किया है तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और वो फिनिश हो जाएगा 31 मार्च को, तभी ये पूरा का पूरा एक ईयर 2007 हो 2008 हो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और उसकी डेथ हुई है 28 फरवरी को, मतलब 1 जनवरी से काम करना शुरू किया और 28 फरवरी तक, मतलब 2 मंथ उसने वर्क किया है बिफोर द डेथ इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। उसने कितने मंथ काम किया है, जिसकी भी डेथ हुई है 2 मंथ वर्क किया है। बेटा क्लियर हुई है वाली बात। यहाँ पर ईयर हमें सिंपली दिए हुए हैं, इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक चलता है। अब यहाँ पर हम दोबारा पढ़ते हैं कि
डेथ हुई है 28 फरवरी को। प्रॉफिट हमें ईयर्स के दिए हुए हैं, लास्ट ईयर्स के। 2007 का 60,000, 8 का 97,000, 2009 का 1,05,000 एंड 2010 30,000 और 11 का 84,000। 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। ऑन द डेट ऑफ द सीताज डेथ, बिल्डिंग, अभी देखो बिल्डिंग को हमने अंडर वैल्यू, क्योंकि तो रिवैल्यूएशन की बात आ गई, इसको आप अभी रुकिए, पहले हम क्या करते हैं, गुडविल काउंट करते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। 50% ऑफ जो भी किसी पार्टनर ने लास्ट 3 ईयर्स में अपना प्रॉफिट लिया है उसका हाफ। तो और डेथ किसकी हुई है बेटा, सीता की। यहाँ पर था भी सीता। तो इस पार्टनर का जो शेयर है दैट इज 4/8, 3/8 एंड 1/8। ठीक है। इनके लास्ट थ्री मतलब ये 3 साल, इसमें टोटल हमारे जो फर्म के प्रॉफिट हुए वो हो गए, केवल ये 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका, क्योंकि उसी के ही प्रॉफिट्स का हमें कैलकुलेट करना है, उसका हाफ जो है दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनको आप ऐड कीजिए। 2,90,000 टोटल फर्म का प्रॉफिट हुआ लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का है। और इसमें से उसका शेयर कितना है, 4/8। उस पार्टनर को जिसकी डेथ हुई है उसको 1/2 इसमें से पोर्शन हो गया, 1,09,080। यस, उसका पोर्शन कितना हो गया बेटा, ये मतलब लास्ट 3 ईयर्स में उसको प्रॉफिट कितना मिला है, 1,09,500। और हमारी जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो है जितना ये प्रॉफिट हुआ है इसका हाफ will be the valuation of goodwill, means 1/2, 50%, एक ही बात है, 1/2 of the 1,09,500। इसको आप काउंट कीजिए, 250, 2 4 जा एंड यस 54,000। ये हमारा आ गया गुडविल का वैल्यूएशन, कि जो हमें सीता को उसकी डेथ पर देना है। यस बेटा, पहले आप इसे बताइए कि इसको दोबारा से रिपीट करें या हो गया ये कि गुडविल का वैल्यूएशन, क्योंकि एंट्री तो तभी सही होगी ना जब हमारा पहले वैल्यूएशन ठीक हो। यस बेटा, आ गया सभी को या दोबारा करें? मैम आ गया। आ गया। तो ओके, ऑन द डेट ऑफ द सीताज डेथ, बिल्डिंग वाज फाउंडेड अंडर वैल्यूड बाय द वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। जो हमारी बिल्डिंग थी ना उसको हमने अंडर वैल्यूएशन कर रखा था, अब उसकी वैल्यूएशन को हम बढ़ाएंगे। तो आपने ये किया ही हुआ है कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और किसी की हमें बढ़ाते हैं बिल्डिंग की अकाउंट को, तो हमारी एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये इसकी एंट्री ये हो जाएगी, देखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 80,000 से। फिर और कोई फिगर दी नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का जो ये गेन आया है इट विल बी डिवाइडेड अमंग द होल पार्टनर्स। तो इसको हमने बांट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। यहाँ पर उनके ओल्ड रेशो में हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये रिवैल्यूएशन की हो गई। अब हमें एंट्री करनी है गुडविल की, जनरल एंट्री ऑफ द गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द रीता एंड गीता विल बी इक्वल। जो ये रीता एंड गीता पार्टनर्स बचे हैं वो हमें क्या कहा हुआ है, 1:1 उनकी रेशो है। अब गुडविल के लिए हमने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हमें जब हमें इस तरीके से गुडविल दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका शेयर हमने निकाल ही लिया। तो मिलना तो किसको है, सीता को, और देगा कौन, आर एंड जी, रीता एंड गीता। तो रीता अकाउंट डेबिट, गीता अकाउंट डेबिट टू सीता। तो सीता को मिलेंगे 54,500, सॉरी 54,250। और उसके बाद इनको देगा कौन, इन द गेनिंग रेशो आर एंड जी देंगे। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो।
न्यू रेशो ऑफ रीता एंड गीता 1/2 एंड 1/2। और उसके बाद इनका ओल्ड रेशो था 3/8 एंड 1/8। इसका पोर्शन आ गया 1/8 एंड 3/8। तो उनका